नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था आप सभी को कि हम आप सभी के लिए यानी कि जो बेसिकली जो आपके लेखपाल परीक्षा मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने बोला था कि जो आपके सिलेबस में 8वां पॉइंट जो आपका है पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, उसकी क्लासेस हम अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री लाएंगे। और ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम, जिससे हम लोग ज़्यादातर क्या समझते हैं कि जो चीज़ जो है हमें फ्री में मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसका कंटेंट क्वालिटी आप लोग देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो भी कंटेंट तो देखेंगे, साथ ही पीवाईक्यूज़ देखेंगे कि जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। पीवाईक्यूज़ के साथ हम बेहतरीन जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रखेंगे। ठीक है। तो जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को पता होगा कि हमारे जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 8 है पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। ठीक है। तो ये जितने इसमें टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। क्लासेस थोड़ा सा इन्वायरमेंट की जो हम क्लासेस होंगी, लगभग हम कोशिश करेंगे लगभग 30 से 40 क्लासेस होंगी, क्योंकि आपका जो टॉपिक है यहाँ से जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको कवर करेंगे। और हमारे जो साथी यूपी पीसीएस प्री और आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस प्री में भी आप सभी को पता होगा कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो इस क्लास को अगर आप कर लेंगे, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अन्य परीक्षा की जहाँ पे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमारा प्रॉमिस है कि आपके 80% क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। 100% का हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी 100% का दावा नहीं कर सकता कि आयोग क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। तो एक बार हम लेखपाल मुख्य परीक्षा के में जो आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, अगर उसकी चर्चा कर लें, तो उसमें क्या है, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपका उसमें पहला टॉपिक है। ठीक है। सबसे पहले हम यही टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम पर्यावरण देखेंगे। ठीक है। इन्वायरमेंट देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास देखेंगे। आप सबको पता है कि इन्वायरमेंट जो आपका सतत विकास वाला टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ पे सतत विकास के क्वेश्चन अवश्य रूप में आते हैं। तो क्या हम देखेंगे, सबसे पहले आपका ये पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र वाला टॉपिक उठाएंगे। ठीक है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम बेसिकली आपकी एक पर्यावरण और सतत विकास देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। ठीक है। फिर इसमें वन्य जीव संरक्षण वाला जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें वन एवं वन्य जीवों को देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, जैवमंडल रिजर्व्स देखेंगे। फिर जैव विविधता वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है। जैव विविधता। फिर पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन देखेंगे, प्रदूषण देखेंगे, जल संरक्षण देखेंगे। ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। इसमें फिर हम जो अन्य जो हमारे छोटे बहुत टॉपिक्स होंगे, विविध में करके वो चीज़ों को हम कवर करेंगे, इसमें कब देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो है आपका ये आपदा प्रबंधन वाला देखेंगे। पहले इन्वायरमेंट खत्म करेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो इस क्लास में जैसा कि आपको ये एक इंट्रो था, अभी हम आपको बता रहे थे कि इस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। आपको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ाई जाएगी, फिर उस टॉपिक से जो पीवाईक्यूज़ में आए हुए एमसीक्यू हैं, उनको हम आपको दिखाएंगे। एक दो एमसीक्यू करा देंगे। अगर अगर आप क्लास को अच्छे से देखेंगे तो आप वो एमसीक्यू आप आराम से कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बनेगा, आपको क्लास देखने में थोड़ा सा रुचि आएगी। ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्लास का कंटेंट कैसा है। ठीक है। आज की आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हमारी ये आज पहली क्लास है, आज से हम इस क्लास को देखना और पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण और सतत विकास। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण और सतत विकास, पर्यावरण की डिफिनीशन देखेंगे, सतत विकास को समझेंगे क्या है, और देखेंगे कि पर्यावरण और सतत विकास के टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे आपकी यूपी पीसीएस हो गया, आपकी यूपी आरओ हो गया, और आपकी यूपी ट्रिपल एससी में भी जो परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर पर्यावरण क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम पर्यावरण की डिफिनीशन देखेंगे कि पर्यावरण क्या है, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण का बेसिकली मतलब क्या है, जैसे आप हैं ये, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। आप हैं, आपके चारों ओर का जो आवरण है, पर्यावरण का वैसे शाब्दिक अर्थ ही होता है कि आपके चारों ओर का आवरण, ये दो शब्दों से मिलके हुआ बना है परिधन आवरण, परिधन आवरण। ठीक है। परि का मतलब है कि आपके चारों ओर जो आवरण, यानी कि जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, आप अपने चारों ओर जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, वही क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है। अच्छा, हम और आप, अब सोचिए कि किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, हम और आप किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर कौन सी चीज़ें हैं, जो हैं वो पर्यावरण है, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है। एक हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है, जल है,
वायु है, स्थल है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं जैसे पहाड़ हो गया, ठीक है, झीलें हो गई, तालाब हो गए, द्वीप समूह हो गए, ये सब हमारे चारों ओर तो हैं, ठीक है, जमीन पे हम रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो हैं, जैसे रीति होता है, रीति रिवाज होता है, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज हो गया, परंपराएं हो गई, ठीक है, परंपराएं हो गई, नैतिकता हो गई, नैतिकता हो गई, क्या हो गई, नैतिकता हो गई, आपकी धर्म हो गए, ठीक है, आपका कल्चर यानी कि संस्कृति हो गई, ठीक है, संस्कृति हो गई। तो ये यही मुख्यतः ये चीज़ें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। आप देखेंगे कि अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो लगभग यही चीज़ें जो हैं, यही तीन चीज़ें हमारे चारों ओर से हमको घेरी हुई हैं। और इन्हीं तीन चीज़ों को क्या बोला जाता है, पर्यावरण के घटक बोला जाता है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। देखिए ये जो सूक्ष्म जीव जंतु पेड़ पौधे हैं इनको बोला जाता है जैविक घटक। क्या बोला जाता है, जैविक घटक, पर्यावरण का जैविक घटक, इन्हें बोला जाता है जैविक घटक। क्या बोला जाता है इन्हें, जैविक घटक। जैविक मतलब जीवन, जैविक मतलब जीवन। तो जहाँ पे जीवन है हमारे जो है हम हैं, हमारे चारों ओर हमें ने क्या देखा कि तीन प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक जिनमें जीवन है जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, अन्य जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, यानी कि जिनमें जीवन है या कभी ना कभी जीवन था, ठीक है, उनको हम जैविक घटक के अंतर्गत, मतलब जीवन था वो भी जैविक घटक के अंतर्गत ही आएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जीवन नहीं है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, टेम्परेचर भी हो गया आपका, ठीक है, स्थल हो गया जिस पे आप खड़े हैं, विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ हो गई, इनमें जीवन नहीं है ना, तो इनको बोला जाता है अजैविक या फिर भौतिक घटक। इनको बोला जाता है अजैविक या फिर भौतिक घटक, अजैविक या फिर आपका भौतिक घटक, अजैविक या फिर इनको बोला जाता है भौतिक घटक। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज हो गई आपकी, जो हमने बोला ना कि धर्म है, नैतिकता है, प्रथाएं हैं, विभिन्न प्रकार के आपकी विधियां हैं, ठीक है, नियम कानून हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं सांस्कृतिक घटक या फिर सांस्कृतिक तत्व, पर्यावरण के सांस्कृतिक तत्व। बहुत ध्यान से क्लास को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही जितना पढ़ा रहे हैं ना यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको कहते हैं सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक घटक। अच्छा, ये सांस्कृतिक घटक कहाँ से आता है, जब ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतःक्रिया होती है, तो उन्हीं से इन व्यवस्थाओं का ये व्यवस्थाएं जो जन्म लेती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक तत्व बोला जाता है। हमने क्या बोला कि आपका ये हो गया जैविक, पर्यावरण के जैविक घटक हैं, ठीक है, दूसरे हो गए पर्यावरण के अजैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक। इनके मध्य जब अंतरक्रिया होती है तो क्या आता है, इनके मध्य अंतःक्रिया से, अंतःक्रिया ये बता रहे हैं अभी, हमें पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अंतरक्रियात्मक व्यवस्था, अंतरक्रिया जब होती है तो ये एक सांस्कृतिक घटक आपका उत्पन्न होता है, सांस्कृतिक घटक, ठीक है। एकदम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हमने बोला कि ये हैं आप, ठीक है, आप हैं, अब आपको, ये आप हो गए जैविक घटक, ठीक है, आपके पेड़ पौधे हैं चारों ओर, ठीक है, नदी है, पानी है, तालाब है, ठीक है, ये अजैविक घटक हो गए, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आप अगर माउंटेन्स में हैं, एक हो सकता है कि आप जो है रेगिस्तान में हैं, रेगिस्तान में हैं। अच्छा, जब आप माउंटेन में होंगे तो आपका खाना पीना, रहना, ये दूसरे तरीके से होगा। त्योहार भी आपसे कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से, आप दूसरा त्योहार मनाएँगे, दूसरे तरीके से रहेंगे, दूसरी चीज़ खाएँगे पिएँगे। जैसे जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो थार मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के लोगों के खाने-पीने, रहन-सहन, कल्चर में अंतर हो जाता है ना। क्यों अंतर हो जाता है? क्योंकि जो अंतर्क्रिया है उसमें अंतर हो जाता है। यानी कि जहाँ पे आपके अजैविक घटक जैसे हैं, जो अजैविक घटक हैं, ये जैविक घटकों की क्रिया को, कैसा ये व्यवहार करेंगे उसको निर्धारित करता है, और उन्हीं के व्यवहार से आपका क्या होता है, आपका कल्चर बनता है, जो कि सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत आपका आ जाता है। समझने के लिए एकदम छोटे रूप में आपको समझा दिया, ठीक है। आप इतना समझिए कि जैसे आप जहाँ आप हैं जीव, ठीक है, आपके चारों ओर जो जैविक आप हो गए, आपके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक है ना, ये हो गए आप, ये हो गए आप, आपके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जैविक घटक हैं, जैविक मतलब जिनमें जीवन है, और विभिन्न प्रकार के अजैविक घटक हैं यानी कि जिसके अंदर जीवन नहीं है। अब ये जैविक और अजैविक घटक जो हैं ये आपकी क्या, आपके कार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। आप कैसा कार्य करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है, इनसे डिसाइड होता है आपका जीवन, ठीक है। आपका जीवन मतलब आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन शैली, ठीक है, आपकी जीवन शैली क्या करेंगे। जैसे अमेजन के जंगलों में रहने वाले लोगों का जीवन, वहाँ की
पर्यावरणीय स्थितियाँ डिसाइड कर रही हैं। उनके जो चारों ओर हैं जैविक अजैविक घटक, जो राजस्थान के रेगिस्तान में रह रहा है उसके चारों ओर जो जैविक अजैविक घटक हैं, इससे निर्धारण हो रहा है ना कि वो कम कपड़े पहनेंगे, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वहाँ पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे किस प्रकार की कृषि होगी, ठीक है। और जो कश्मीर में है वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ का जो पर्यावरण है वो डिसाइड करता है, तो उससे उनका जो है कार्य व्यवहार, उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है। और जो जीवन शैली है उसी जीवन शैली से क्या बनती है, आपकी संस्कृति बनती है। आपकी क्या बनती है, संस्कृति बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, ठीक है। आपका फिर एक बार फिर से समझा देते हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण है भैया आप हैं, आपके चारों ओर जो जैविक अजैविक घटक हैं वो, और उन जैविक अजैविक घटकों के बाद जब आप अंतर क्रिया कर रहे हैं, यानी कि वो डिसाइड कर दें कि आप कैसी अंतर क्रिया करेंगे। जब अंतर क्रिया करेंगे तो आप क्या, एक संस्कृति विकसित होती है, ठीक है। रीति रिवाज, जिसके अंतर्गत रीति रिवाज परंपराएं आती हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, वो आप का जो जैविक अजैविक घटकों के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसी से वो विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सांस्कृतिक तत्व क्या है, कैसे ये अंतर क्रिया होती है, हमने इन चीज़ों को समझा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमने क्या देखा कि पर्यावरण हो गया। पर्यावरण मतलब आपके चारों ओर का आवरण। चारों ओर के आवरण में देखा कि इन चारों ओर के आवरण को हम 3 प्रकार के घटकों में विभाजित कर सकते हैं। इन्हीं 3 प्रकार के घटकों में सारे आवरण कवर हो जाते हैं। पहले प्रकार के घटक कौन से हैं, जैविक घटक जिन्हें हम बोलते हैं। दूसरे प्रकार के घटक अजैविक घटक हैं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता। और तीसरे प्रकार के घटक जो होते हैं ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर क्रिया से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कि हम सांस्कृतिक घटक कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पर्यावरण की परिभाषा भी दी गई है। पर्यावरण की परिभाषा ये जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था उसमें लिखी। आपसे ये पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। और इसमें परिभाषा लिखी, ये आपको याद नहीं रखना है, समझने के लिए रखना है। ये नहीं याद रखना है कि 86 में कौन सी परिभाषा दी गई थी, ये याद रखना है कि उसमें क्या लिखा है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, ठीक है, और जैविक। हमने अच्छे से समझा दिया भौतिक क्या है और जैविक। जैविक मतलब जो जैसे आपके चारों ओर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि इनमें जीवन है, वो हो गया जैविक। और जो चीज़ें दिख रही हैं इनमें जीवन नहीं है, वो क्या हो गया, भौतिक। बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिए, ठीक है। और उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। अंतरक्रिया से आपका क्या होता है, आपका तीसरा घटक इसी अंतरक्रिया से आ जाता है, जिसके हमने बताया सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक घटक, ठीक है। यह उन संपूर्ण दशाओं का योग है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, ठीक है। यानी कि आप जैसे आप कहीं पे खड़े हैं तो उस समय जो आपके चारों ओर जैविक अजैविक घटक हैं वो क्या कहलाएंगे, आपका पर्यावरण कहलाएंगे। इसका वो यही मतलब है, ठीक है। ये हमने अच्छे से समझ लिया कि पर्यावरण क्या है, उसके घटक क्या हैं। घटकों के बारे में हमने बताया कि पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, हमने वहाँ पे बताया है, यहाँ से अच्छे से लिख दिया है कि आप नोट्स बना लें कि भौतिक हो गया जिसको हम अजैविक घटक बोलते हैं, दूसरा हो गया जैविक घटक, और तीसरे हमारे सांस्कृतिक घटक हो गए। भौतिक अजैविक घटक में क्या आते हैं, स्थल आ गया, आपकी वायु आ गई, चट्टानें आ गई और मृदा आ गई, ठीक है, स्थल आकृतियाँ आ गई। जैविक घटक में पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पादप हो गए, मनुष्य हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, आपके चारों ओर जो जंतु हो गए, ये भी आपके पर्यावरण में आते हैं। सांस्कृतिक घटक में क्या आते हैं, धर्म हो गई, नैतिकता हो गई, प्रथाएं और विधि, ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमने बताया कि सांस्कृतिक पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक घटकों की अंतर क्रिया से निर्मित होता है। हमने अच्छे से बताया कि भाई आप जहाँ रह रहे हो, जो आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं, पर्यावरण का मतलब आपके चारों ओर जो भी है वो सब आपका पर्यावरण है। छोटी सी बात, ठीक है। आप हैं, आपके चारों ओर जो है सब कुछ पर्यावरण है। चारों ओर क्या होगा, चारों ओर 2 प्रकार की वस्तुएं होंगी, कुछ जैविक होंगी और कुछ अजैविक होंगी। इनके मध्य जो अंतर क्रिया होगी, आप अंतर क्रिया करेंगे, उसको एक तीसरा तत्व विकसित होता है जिसको सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। हमने बताया कि आप जहाँ जैसे आपके चारों ओर की जो वस्तुएं होती हैं वो आपकी जीवन शैली को डिसाइड करती हैं। आप क्या करेंगे, क्या पहनेंगे। अब आप रेगिस्तान में रह के तो ब्लैंकेट ओढ़ नहीं सकते, ठीक है। कड़ी दोपहरी में जहाँ खूब गर्मी, वहाँ ब्लैंकेट नहीं उड़ेंगे, ब्लैंकेट कश्मीर वाले होंगे जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक है। वैसे ही खाना पीना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी संस्कृति को डिसाइड करती हैं। अब आशा करते हैं कि पर्यावरण के बारे में आप लोग जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है, 2006 का क्वेश्चन है कि आप आंसर आप लोग दीजिएगा, हम भी बताएंगे, फटाक से आप लोग आंसर दीजिए कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है जैविकीय, ये मात्रा जो लगी वो नहीं होगी, ठीक है। आप लोग ये प्रिंटिंग में, हिंदी की क्लास तो है नहीं, ये इन्वायरमेंट की क्लास है। तो अगर प्रिंटिंग टाइपिंग में कहीं पे टेक्स्ट गलत लिखा हुआ है तो उसको आप लोग जाने दिया करिए, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि सही कर देंगे। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि भूमि, जल, पौधे, ये सब हो गया
उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक पॉइंट पर घेरे हुए हमने बताया है। आप जहाँ खड़े हैं आपके चारों ओर जो है वो सब पर्यावरण ही है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था हमने बताया कि तीनों तत्व है, उन्हीं के मध्य जो आप हैं वही पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, कब आया हुआ, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, जीवीय घटकों से, ठीक है, जिसको जैविक बोलते हैं, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, और आपके अजैविक घटकों में ही आपकी जो भू आकृतिक घटक हैं वो भी अजैविक घटक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। हमने बताया ना कि स्थल आकृति जो हो गई, आपका स्थल आ गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके अजैविक घटकों में ही आते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण का जो ये था खत्म हो गया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे सतत विकास को। ठीक है, सतत विकास को, पर्यावरण की डिफिनीशन समझ लिया, पर्यावरण के घटक समझ लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये भी हमने देखा। बाकी अधिनियम जो हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उनको हम आगे क्लास में देखेंगे। पर्यावरण वाले टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। ठीक है, पर्यावरण, ये पूरा टॉपिक पर्यावरण का ही है, लेकिन पर्यावरण में पर्यावरण की जो डिफिनीशन थी उसके घटक के, उसको हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं सतत विकास की ओर। कहाँ चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, वो है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास क्या है, सबसे पहले आप लोग जानिए। देखिए, सतत विकास कुछ नहीं है। सतत विकास का मतलब है, जैसे ये हमको हमारे यहाँ जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि ये जो है प्रकृति में विद्यमान संसाधन है और ये एक निश्चित मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, निश्चित मात्रा में विद्यमान है, मतलब अगर हम निश्चित मात्रा में विद्यमान का क्या मतलब, निश्चित मात्रा में विद्यमान का मतलब है ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। ये क्या है, ये समाप्त प्राय हैं, यानी कि कभी ना कभी ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको समाप्त होंगे तो कैसे इनका यूज़ किया जाए, तो इनका यूज ऐसे किया जाए कि इनका दुरुपयोग ना किया जाए, इनका दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक है, अब इन संसाधनों का यूज कहाँ से करते हैं, इन संसाधनों का यूज करते हैं विकास में, डेवलपमेंट में संसाधनों की खोज करते हैं फिर। ठीक है, डेवलपमेंट में इन संसाधनों का यूज करते हैं। तो आखिरकार सतत विकास क्या है, सतत विकास यही है कि इनका यूज ऐसे किया जाए, इनका यूज यानी कि इनका उपयोग, जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग ऐसे किया जाए कि इनका जो है दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो। ठीक है, और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भी उपयोग के लिए इन चीज़ों को, इन संसाधनों को बचा के रखें। भविष्य की जो पीढ़ी हैं उनके लिए भी इन संसाधनों को सहेज कर रखें। भविष्य की पीढ़ी के लिए इन संसाधनों को, एक सेकेंड, इन संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सहेज कर रखें। संसाधनों को सहेज कर रखें। ठीक है, सहेज कर रखें। तो बेसिकली यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है आपका सतत विकास, धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को ऐसे किया जाए, उनका उपयोग ऐसा किया जाए कि वो जो प्राकृतिक संसाधन है वो भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली हैं उनको भी, उनके लिए भी वो संसाधन बचे रहें। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, सतत विकास। देखिए डिफिनीशन में वही लिखा है कि वह विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करे, वर्तमान की आवश्यकताओं का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम यूज ऐसे करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करें, किंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, समझौता किए बिना ऐसा नहीं है कि हम आज इतना विकास करने के चक्कर में प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर दें, भविष्य में जो पीढ़ियां आए उनके लिए प्राकृतिक संसाधन बचे ही ना। तो वही है कि भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता ही क्या है आपका सतत विकास है। ठीक है, एक संतुलन स्थापित करना, वर्तमान की आवश्यकताओं और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग। न्याय संगत का मतलब यही है कि न्याय कर सकें अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सतत विकास आप लोग समझ गए, एक शब्द में बोले तो सतत विकास क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसे ही उपयोग करें अपने विकास में कि अपनी वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा कर सकें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों को सहेज कर रख सकें। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि यही
क्या है आपका कि धारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आई हुई है, ये एग्जैक्ट लाइन ऐसे आई हुई थी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि वहाँ पे लिखा था कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कई सारे डिफिनीशंस लिखी थी जिनमें सही डिफिनीशन को चूज करना था। तो ये उसका राइट आंसर थी, तो हमने केवल उसी को लिख लिया है कि सतत विकास क्या है, धारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन। ये तीन चीजें आपको याद रखना है कि सतत विकास के अंदर उपयोग सही हो, उसको संरक्षित करके रख सके, और उसका उचित प्रबंधन हो, मैनेजमेंट सही हो। ठीक है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ये आपके मैनेजमेंट में आता है। तो सतत विकास आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, देखिए वर्तमान में जो आपके सतत विकास देखते हैं कि सतत विकास के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, जिसमें कि कुछ कोट्स दिए हुए थे कि सतत विकास के बारे में। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो सतत विकास का सर्वप्रथम प्रस्ताव हुआ, ठीक है, सतत विकास का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ। रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है बताते हैं। पहले ये समझिए कि 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ, और वहीं पर सर्वप्रथम सतत विकास को, धारणीय विकास के लक्ष्य को, सतत विकास को नहीं, लक्ष्य, जो सतत विकास का लक्ष्य है, ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य को, सतत विकास या फिर धारणीय विकास के लक्ष्य को प्रस्तावित किया गया। धारणीय विकास के लक्ष्य को प्रस्तावित किया गया। अच्छा, ये सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कुल 17 लक्ष्य हैं। कुल 17 लक्ष्यों को डिसाइड किया गया, 17 लक्ष्यों को डिसाइड किया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हमें कब तक करनी है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति हमें 2030 तक करनी है। वो 17 लक्ष्य कौन से हैं, अभी हम उसको देखेंगे, अभी हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सबसे पहले कब इनको जो है लक्ष्यों को, जो लक्ष्य हैं, सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, इनको सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया, तो 2012 में प्रस्तावित किया गया। एक और बात याद रखनी है कि उसके बाद आता है आपका 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन लक्ष्यों को जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इन लक्ष्यों को आप अपनाया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन लक्ष्यों को अपनाया। कब अपनाया, तो 2015 में। और इन लक्ष्यों को कब प्रस्तावित किया गया, तो 2015 में। कहाँ पे, तो रियो प्लस 20 सम्मेलन में। ठीक है, रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, तो ये याद रखना है आपको। इसको हम आगे देखेंगे जब हम रियो सम्मेलन देखेंगे, रियो प्लस 10, रियो प्लस 5, रियो प्लस 20 सम्मेलन समझेंगे, तो उस समय देखेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि आपके 1992 में जो है ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो है, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था जो कि बेसिकली जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक सम्मेलन था। कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, जिसको कि बोला जाता है रियो सम्मेलन, ठीक है। उसके 20 साल बाद जो फिर से सम्मेलन हुआ, तो वो रियो के 20 साल बाद हुआ, तो उसी को बोला जाता है रियो प्लस 20 सम्मेलन, यानी कि रियो के 20 साल बाद। तो रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में हुआ, जिसमें कि सबसे पहले सतत विकास के लक्ष्यों को प्रस्तावित किया गया। सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं, 17 लक्ष्य हैं, जिनको कि हमें 2030 तक प्राप्त करना है। अब ये लक्ष्य कौन से हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इनका वर्गीकरण देखेंगे, 17 लक्ष्य कौन से हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। अच्छा, एक पॉइंट अब आपको और याद रखना है कि जो आपके सतत विकास का निर्धारण किया जाता है, सतत विकास के निर्धारण है, तो 3 जो हैं सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। कितने सूचकांकों को, 3 सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, जिनको कि सतत विकास के 3 स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, 3 सूचकांक या फिर 3 स्तंभ। उनके अंदर कौन का है आपका, पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं, फिर सतत विकास के सूचकांक कौन से हैं, जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये सतत विकास है या फिर सतत विकास नहीं है। तो उसके अंतर्गत 3 चीज़ों को लिया जाता है, पारिस्थितिकी को, आर्थिक को, ठीक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को। तो इन 3 चीज़ों को लिया जाता है। ठीक है, कि इनके मध्य कितना संतुलन है,
उसी के आधार पर हम सतत विकास को डिसाइड करते हैं। सतत विकास का हमने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष क्या है, 2003 है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये लक्ष्य हमने आज की स्लाइड में नहीं शामिल किया है, कल हम इसको 17 के 17 लक्ष्यों को आपको लिख करके लेते आएंगे। अभी लिखेंगे तो क्लास में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उससे पहले जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको देख लेते हैं। वो क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके आता है कि सतत विकास सूचकांक से आता है, सतत विकास सूचकांक से। तो अभी आपका जो सतत विकास सूचकांक आया हुआ है वो 2025 में आया हुआ है। तो सतत विकास सूचकांक जो आपका 2025 का है उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए। सूचकांक 2025 इसमें पूछता है भारत की रैंक। ठीक है, भारत की रैंक ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 2025 में भारत की रैंक कितनी थी, तो 99। कौन सी रैंक, भारत 99 स्थान पर था। और कुल देश कितने थे, यानी कि कुल कितने देश में, तो कुल जो देशों की संख्या थी वो 167 थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत 2024 में कितनी रैंक थी, तो 2024 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 109 थी। 109 से कम होकर 99 हुई है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सतत विकास सूचकांक। अच्छा, सतत विकास सूचकांक में भारत सरकार ने भी महत्वपूर्ण जो है पहल जो है अपने इस दिशा में कदम बढ़ाया है कि हम भी जो है सतत विकास को सपोर्ट करेंगे। तो इस सतत विकास को सपोर्ट करने के लिए जो भारत में इसकी कार्यान्वयन और नोडल एजेंसी है वो आपका नीति आयोग है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में क्वेश्चन कि सतत विकास के कार्यान्वयन, ठीक है, सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भारत में कौन सी है, तो कौन सी है, नीति आयोग। कौन सी है, नीति आयोग, जो कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के समन्वय और कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, इसके कार्य क्या है, निगरानी करना, समन्वय स्थापित करना और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ताकि वो विकास के बीच किसको चुने, सतत विकास को चुने। सतत विकास के राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा लगाई जा सके। एक रैंक निकालता है नीति आयोग, इस रैंक की भी हम चर्चा करेंगे। अभी ये जो है आपकी शायद 2023-24 में आई हुई है लास्ट रैंक, इसको हम कल की क्लास में शामिल करेंगे। तो वो रैंक इसीलिए लाई जाती है कि राज्यों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा हो और राज्य जो है सतत विकास को प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, सतत विकास के मार्ग पर आए। तो ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग जो है भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। को कल हम 17 के 17 जो हैं आपके सतत विकास लक्ष्यों को लिख के लाएंगे, लेकिन आज हम कुछ सतत विकास लक्ष्यों को लिख करके लाए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको याद ये रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। SDG 2 सतत विकास लक्ष्य 2 ये है आपका शून्य, ठीक है, शून्य भूखमरी यानी कि जीरो हंगर। भूखमरी से मुक्ति भी से बोलते हैं, यानी कि भूख से यानी कि भूखमरी को पूर्णतया समाप्त करना। ये आपके SDG 2 यानी कि सतत विकास लक्ष्य 2 का ये उद्देश्य है। इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य 3 है जिसका उद्देश्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। ठीक है, लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, गुड हेल्थ, ये आपका जो है SDG 3 का लक्ष्य है। SDG 4 आपका SDG 5 यानी कि सतत विकास 5 का क्या लक्ष्य है, लैंगिक समानता। क्या है, लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वलिटी है उसको स्थापित की जा सके। ठीक है, लैंगिक समानता स्थापित की जा सके, ये आपका सतत लक्ष्य जो है आपका 5वां है। इसी प्रकार एक और आपको याद रखना है कि SDG 6, ठीक है, SDG 6 जो है, SDG 6 जो है आपका कौन सा है, तो ये है आपका स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो ये 4 आपको याद रखना है, 2, 3, 5 और 6। 17 के 17 की लिस्ट कल हम आपको दे देंगे PPT में, जिससे कि आप लोग देख सकें। लेकिन इन चारों को आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये चारों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने नीचे एक देखिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये एक लाइन किस लिए लिख दी, ये एक लाइन हमने इसलिए लिख दी क्योंकि अब आपको याद रहेगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है 17 आपके विकास लक्ष्यों में। और क्यों हमने इसको लिख दिया, क्योंकि भैया ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था। वहाँ पे आपको ये पूछा था क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है, तो उसमें एक लिखा था ये भी कि अंतरिक्ष अनुसंधान, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। इससे अब क्या होगा आपके दिमाग में, अगर वो रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो आपको कहीं रिपीट होगा अगर आपके पेपर में वो क्वेश्चन, तो आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको वो अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और बचा है जो कि देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो उस टॉपिक को हम कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। ये देखिए अभी हमने देखा ना सतत विकास लक्ष्य 6, तो उसको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। इसको हमने आपको बता दिया कि सभी के लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल, जल की गुणवत्ता में सुधार और पुनर्चक्रण और खुले में शौच को समाप्त करना, ये आपके सतत विकास लक्ष्य 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बेसिकली इसका जो उद्देश्य क्या है कि जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
हाँ, अब ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि धारणीय कृषि, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चंस को भी हम दिखाएंगे। धारणीय कृषि, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता, देखिए हर जगह बता रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सतत विकास का क्या मतलब है कि जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उनको ऐसे पूरा करना, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन केवल उतने ही प्राकृतिक संसाधनों का यूज किया जाए जिससे कि हमारी वर्तमान की भी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और भविष्य के लिए भी उनको हम सुरक्षित रख सकें। मतलब फिर से हम रिपीट करवा रहे हैं, बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी के लिए जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्यावरण हो सकता है कि काफ़ी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। क्लासेस कैसे लग रही हैं वो बताइए, कंटेंट में कोई अगर आपको सुधार चाहिए तो वो बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पेपर जो है, ये तैयारी आपकी आखिरी हो और इन्वायरमेंट में आपको इसके अलावा और कहीं से कुछ भी देखने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो देखिए, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने क्या देखा कि धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि क्या है? तो सतत कृषि क्या है? तो वही जो आपका सतत विकास है। सतत विकास क्या है? हमने देखा कि जो हमारी वर्तमान की ज़रूरतें ऐसे पूरा करें कि जो संसाधन है उसका दुरुपयोग ना हो और उसको भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। कि तो वही तो भी आपका वही चीज़ आपका धारणीय कृषि है। इसमें कृषि किस पे की जाती है? मृदा पे। किस पे की जाती है? मृदा पे। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये भी प्राकृतिक संसाधन है, मतलब इसका भी हम उपयोग ऐसा करें, जब भी हमें खेती करनी है, जब भी हमें एग्रीकल्चर करना है, तो हम इस एग्रीकल्चर में इस मृदा का उपयोग उतना ही करें कि ऐसी खेती करें, ऐसी खेती करें जिससे कि इस मृदा की गुणवत्ता जो है बनी रहे लंबे समय तक, गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। यानी कि भविष्य में भी इस मृदा का जो इस मृदा का क्या काम है? वो जितनी अच्छी उपजाऊ होगी, जितना अच्छा उसकी में पैदावार होगी, वो उतनी उपजाऊ होगी, जितनी उपजाऊ होगी वही उसकी गुणवत्ता है। जितनी अच्छी वो गुण होंगे उसमें, उतनी अच्छी वो उपजाऊ होगी, उतनी ज़्यादा वो उसमें प्रोडक्शन होगा, ठीक है। उत्पादन होगा, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, उत्पादन होगा आपका। तो उत्पादन होगा, तो वही है आपकी धारणीय कृषि की, यानी कि मृदा का ऐसा प्रयोग करना, भूमि का ऐसा प्रयोग करना कि उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे, उसकी गुणवत्ता जो है लंबे समय तक बनी रहे। वो क्या है आपका? वो आपका है धारणीय कृषि। तो देखिए डिफिनीशन यहाँ पे लिखिए कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है। यानी कि पर्यावरण को अक्षुण्य, अक्षुण्य मतलब कि उसको इतना समझिए, उसका बिना नुकसान पहुंचाए हुए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए खेती करना, भूमि का उपयोग करना, वही आपका क्या है? वही आपका धारणीय कृषि है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए कि भारत के लिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि रणनीति, तो मतलब सर्वश्रेष्ठ कृषि रणनीति, इसको रणनीति है, ठीक है। ये कैसी रणनीति है? ताकि हम सतत कृषि को अपना सकें। सतत यानी कि धारणीय कृषि को अपना सकें। धारणीय कृषि का क्या मतलब है कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखें और पर्यावरण को भी हानि ना हो, पर्यावरण को भी हानि ना हो। तो भारत के लिए क्या तकनीक हो सकती है जिससे कि हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके? कौन से उद्देश्यों की? कि धारणीय कृषि के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो इसके लिए कुछ रणनीतियां हैं, जैसे कि मिश्र सस्यन। मिश्र सस्यन का मतलब है कि मिश्र, यानी कि मिश्र का ये मतलब है, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि एक साथ कई फसलों को उगाना, ठीक है, एक साथ कई फसलों को उगाना, ये आपके मिश्र सस्यन के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए गेहूं है आपका, मटर हो गया, तो कई फसलें हैं, एक या दो फसलों को एक साथ उनको जो है उगाना, ठीक है। तो वो आपके मिश्र सस्यन के अंतर्गत आता है। कार्बनिक खादों का उपयोग करना, किसका? ऑर्गेनिक जो खादें हैं उनका यूज करना। नाइट्रोजन यौगीकरण वाले पौधे लगाना, इसको अभी हम समझेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कीट प्रतिरोधी जो किस्में हैं उनको जो है उनको यूज करना, ठीक है, जो कीट प्रतिरोधी किस्में हैं उनको यूज करना। तो नाइट्रोजन यौगीकरण क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए जो आपकी नाइट्रोजन है वायुमंडल में है, नाइट्रोजन है वो आपकी कहाँ है? वो आपके वायुमंडल में है। लेकिन जो नाइट्रोजन होती है ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होती है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके की जड़ों में एक बैक्टीरिया, कुछ
बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि इस वायुमंडल वाले जो वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इस वायुमंडल वाले नाइट्रोजन को मिट्टी में जो है ये मिला देते हैं। ऐसे समझिए कि मिट्टी में, इस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में ला देते हैं। एकदम नॉर्मल समझिए, समझने के लिए भी, कि वायुमंडल वाला जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में ला देंगे और फिर वो पौधे की यूज़ करने लायक हो जाएगा। पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन ले नहीं सकते, वो मिट्टी से लेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे जो पौधे हैं जिनकी की जड़ों में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो है बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उनको नाइट्रोजन यौगीकरण पौधे बोला जाता है। तो ये 4 आपको याद रखना है कि मिश्र संरचन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगीकरण वाले पौधों तथा कीट प्रतिरोधी वाली जो किस्में हैं उनका यूज़ करके हम जो है भारत में जो है सतत यानी कि धारणीय कृषि को प्रोत्साहन दे सकते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास के जो टॉपिक्स थे, उन जितने भी पॉइंट्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं, एक बार क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। आपको क्वेश्चन हम फटाफट देंगे, आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आंसर कमेंट में बताइएगा और कल हम उन सबका आंसर बताएंगे। इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी होती चलेगी तथा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। ये देखिए, अभी आप प्रश्नों को देखिएगा और साथ में उसका उत्तर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। तो आपका ये प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला उसमें है कथन कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल, ठीक है, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, में प्रस्तावित किया गया धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। अब इसमें राइट आंसर आपको बताना है। इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर बताइए। इनकी जो है चर्चा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में सारा कुछ बता दिया गया है। अगला प्रश्न है सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है, इसका भी आप आंसर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला है कि सतत विकास लक्ष्य 2017, ये आपको नहीं याद रखना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, हमने आपको 2025 वाला बता दिया है, ये भी आपको नहीं याद रखना है, ये भी, ठीक है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में, ये भी आपको नहीं याद रखना है। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिएगा कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ है, अभी हमने अच्छे से समझा, इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य की ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा है, इसका आंसर दीजिएगा। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, इसका आंसर भी बताइएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत, ये देखिए, भारत में सतत विकास लक्ष्यों का, इसको ये यहाँ पे गलत लिख उठा है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी, हमने इसकी भी चर्चा की। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, इसका भी हमने चर्चा किया है। अब आप लोग प्रश्न को भी देखें सारे PYQs में और क्लास के कंटेंट को भी देखें। अब आप लोग बताइएगा कि अगर प्रश्न आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो मतलब कंटेंट अच्छा है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं है। तो प्रश्नों को आप लोग बताइएगा तथा बताइएगा कि ये जो नया इनिशिएटिव है, नया तरीका है पढ़ाने का, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है तथा क्लासेस अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सपोर्ट करिए तथा जो भी सुझाव देना हो आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। पर्यावरण की इसी प्रकार की आपकी क्लासेस आती रहेंगी जो कि बिल्कुल फ्री होंगी, और आप लोग अगर बोलेंगे तो आपको इस क्लास का PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। आपको पूरा इन्वायरमेंट जो हमारे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तथा जो जहाँ पे भी इन्वायरमेंट आता है उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो मिलते हैं किसी नई क्लास में। आज ये इन्वायरमेंट की पहली क्लास है, जो आज ये पहली क्लास देख रहे हैं, ये पहली क्लास है। इसके बाद लगातार रेगुलर रूप में क्लासेस आते रहेंगी, 1 दिन 2 दिन के गैप में आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा और जो सैद्धांतिक पार्ट है उसको भी कवर किया जाएगा।